Hello students, how are you? I hope you are fine. आज हम एक न्यू चैप्टर लेके आए हैं फिजिक्स का, चैप्टर 3 मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। चैप्टर का नाम है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। देखिए, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में हम जो पहला टॉपिक जानेंगे वो जानेंगे मैकेनिक्स। व्हाट इज द मैकेनिक्स? मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। Mechanics is the branch of physics in which we study the motion of a object under many forces। मतलब मैकेनिक्स फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम किसी बॉडी के मोशन की स्टडी करते हैं जबकि उस पर बहुत सारे फोर्सेस लगे हुए हों। ठीक है, बट ये मैकेनिक्स एक बहुत ही ब्रॉड ब्रांच है, इसलिए इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। 3 पार्ट्स में जो डिवाइड किया गया उसमें से जो पहला पार्ट है वो है स्टैटिक्स, दूसरा पार्ट जो है वो काइनेमेटिक्स और तीसरा जो पार्ट है वो है डायनेमिक्स। तो इन 3 पार्ट्स में इसको क्या कर दिया गया? डिवाइड कर दिया गया। अब देखिए, स्टैटिक्स में हम किसकी स्टडी करेंगे? स्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी द ऑब्जेक्ट इन रेस्ट, यानी जिसमें हम किसी ऑब्जेक्ट के रेस्ट की स्टडी करेंगे उसे हम क्या कहेंगे? स्टैटिक्स कहेंगे उस ब्रांच को। तो मैकेनिक्स की वह ब्रांच जिसमें हम किसी ऑब्जेक्ट की स्टडी करेंगे एट रेस्ट अंडर मेनी फोर्सेस इज नोन एज स्टैटिक्स। चलिए अब देखिए, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स। काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स दोनों में ही हम बॉडी के मोशन की स्टडी करेंगे, बट दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। यानी दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि काइनेमेटिक्स में हम स्टडी करेंगे बॉडी के किसकी? मोशन की स्टडी करेंगे, बट रीजन की, मोशन के रीजन की स्टडी नहीं करेंगे कि आखिर मोशन किस रीजन से हो रहा है। मोशन किस रीजन से होता है? मोशन अगर होता है तो किस रीजन से होता है? जब हम उस पर फोर्स लगाते हैं। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study the motion of object but not including the causes of the motion। मोशन के कारण की स्टडी नहीं करते हैं, और मोशन के कारण की स्टडी क्या है? फोर्स है, अर्थात हम फोर्स की स्टडी नहीं करते हैं। बट डायनेमिक्स में हम किसकी स्टडी करते हैं? मोशन की ही स्टडी करते हैं, बट इंक्लूडिंग फोर्स। एंड डायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्लूडिंग कॉजेज ऑफ द मोशन और फोर्स ऑफ द मोशन। ठीक है, तो इस तरह से डायनेमिक्स ये 3 ब्रांच हो गई किसकी? फिजिक्स की। क्या करेंगे? स्टैटिक्स में रेस्ट की स्टडी करेंगे, काइनेमेटिक्स में किसकी स्टडी करेंगे? मोशन की, बट मोशन के रीजन को छोड़ देंगे, मोशन किस रीजन से होता है उसकी स्टडी नहीं करेंगे। और डायनेमिक्स में हम स्टडी करेंगे किसकी? मोशन की, बट मोशन के रीजन को हम लेकर के उसमें स्टडी करेंगे। ठीक है, अब हम अगली जो बात करेंगे वो करेंगे कि आखिर मोशन होता क्या है। ठीक है, तो मोशन होने से पहले आपको हम एक चीज आपको बताएं, पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है? पॉइंट ऑब्जेक्ट, व्हाट इज मीन बाय पॉइंट ऑब्जेक्ट? ठीक है, व्हाट इज मीन बाय पॉइंट ऑब्जेक्ट? देखिए, अगर हम पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात करें तो आप छोटे क्लास में डिफिनेशन पढ़े हैं कि ऐसा एक पॉइंट जिसकी कोई लेंथ, ब्रेथ और हाइट ना हो उसे हम क्या कहते हैं? पॉइंट ऑब्जेक्ट। बट हम फिजिक्स में ऐसा नहीं लेंगे। फिजिक्स में पॉइंट ऑब्जेक्ट एक ऐसा ऑब्जेक्ट होगा, फिजिक्स में पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होगा? ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जिसके द्वारा कवर किया हुआ डिस्टेंस उसकी अपनी साइज से क्या हो? बहुत बड़ी हो, बहुत ज्यादा हो, उसे हम कहेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी इफ डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज वेरी वेरी लार्ज देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, देन द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पॉइंट ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट के द्वारा कवर किया हुआ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट के अपने साइज के कंपेरिजन में बहुत ज्यादा हो तो उसे हम क्या कहेंगे? पॉइंट ऑब्जेक्ट। देखिए, बहुत सारे इसके एग्जांपल है पॉइंट ऑब्जेक्ट के। मान लीजिए कि ये 2 स्टेशन है। अब आप जान रहे हैं कि 2 रेलवे स्टेशन के बीच की डिस्टेंस काफी अधिक होती है। मान लीजिए ये बस्ती है और ये क्या है? गोरखपुर है। ठीक है, अब बस्ती से गोरखपुर की डिस्टेंस काफी अधिक है। अगर इनके बीच में कोई
ट्रेन चलती है विदाउट एनी जर्क, बिना रुके हुए कोई ट्रेन जाती है, तो हम ट्रेन को क्या मान लेंगे? पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेंगे। ट्रेन को क्या मानेंगे? पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि ट्रेन की अपनी अगर डिस्टेंस कितनी है, 500 मीटर अपनी लेंथ है, तो डिस्टेंस उसने कितना कवर किया? 60 से 70 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर किया। तो ये डिस्टेंस क्या है? बहुत ज्यादा है, इसलिए हमको क्या मान लेंगे? पॉइंट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, अगर आपका ये सन है और सन के अराउंड कौन मूव करता है? अर्थ मूव करता है। ये मान लीजिए अर्थ है, सन के अराउंड अर्थ क्या करता है? मूव करता है। तो हम इस अर्थ को भी पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेंगे। अर्थ को पॉइंट ऑब्जेक्ट क्यों मानेंगे? क्योंकि अर्थ सन के अराउंड करेगा तो बहुत बड़े रेडियस पर कवर करेगा, बहुत बड़ी रेडियस के पाथ पर वो कवर करेगा, और जब वो बहुत बड़े रेडियस के पाथ पर कवर करेगा तो उसका जो सरकमफ्रेंस होगा, यानी उसके द्वारा कवर किया हुआ डिस्टेंस जो होगा वो बहुत ज्यादा होगा, इसलिए हम अर्थ को क्या मान लेंगे? पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल देखिए, आप सोचिए, आप बताइए, अगर एक आदमी हो और वो साइकिल चला रहा हो और अपने ऊपर एक बंदर बैठा लिया हो, अपने कंधे पर एक बंदर बैठाया हुआ हो, ठीक है, तो और वो साइकिलिंग कर रहा हो, और साइकिलिंग करने का उसका तरीका ये है कि वो सर्कुलर पाथ पर साइकिलिंग कर रहा है, सर्कुलर पाथ पर, यूं इस सर्कुलर पाथ पर वो साइकिलिस्ट क्या कर रहा है? साइकिल चला रहा है। ठीक है, तो हम इस बंदर को पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेंगे। कब पॉइंट ऑब्जेक्ट मानेंगे? अगर उसके साइकिलिस्ट पाथ, जो सर्कुलर पाथ है, उसका रेडियस आर क्या हो? बहुत बड़ा हो। तो अगर रेडियस आर बड़ा होगा तो हम उसको भी क्या मान लेंगे? पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेंगे। ठीक है, तो अगर वो साइकिलिस्ट जो सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रहा हो, अगर उसका रेडियस बहुत अधिक हो, तो उसके द्वारा कवर किया हुआ डिस्टेंस उसके साइज के कंपेरिजन में, बंदर के कंपेरिजन में जो बैठा हुआ उसके कंधे पर, उसके कंपेरिजन में बहुत ही स्मॉल होगा, इसलिए हम उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेंगे। ठीक है, अब आइए इसमें हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो है रेस्ट और मोशन। रेस्ट और मोशन, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? रेस्ट है, या क्या है दूसरा हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? मोशन है। देखिए, रेस्ट और मोशन, ठीक है, हम कहेंगे, जनरली हम कह सकते हैं कि अगर कोई बॉडी रुकी है तो रेस्ट में है, और अगर चल रही है तो किस में है? वो मोशन में है। ठीक है, बट देखिए फिजिक्स के अकॉर्डिंग क्या होता है? फिजिक्स के अकॉर्डिंग ये होता है कि इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजेड continuously with respect to the surrounding, with respect to the किसके? सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, अगर उसकी लगातार डिस्टेंस क्या हो रही है? सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, तो हम उसे क्या कहेंगे? रेस्ट में कहेंगे। अगर किसी बॉडी का पोजीशन, उसके आसपास जो बॉडीज हैं, जो भी ऑब्जेक्ट हैं, उसके कंपेरिजन में क्या होगा? चेंज होगा, तो हम क्या कहेंगे? बॉडी रेस्ट में है। बट इफ द पोजीशन ऑफ द बॉडी, इफ द पोजीशन डज नॉट चेंजेज, क्या होगा? डज नॉट चेंजेज, यहां क्या होगा? डज नॉट चेंजेज। इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंजेज, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग बॉडी, देन द बॉडी इज कॉल्ड इन रेस्ट। ठीक है, तो इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट does not change with respect to the surrounding, then the object is called in rest. In other words, दूसरे में हम इसको मोशन के लिए क्या डिफाइन करेंगे? If the position of an object is changed continuously with respect to the surrounding, then the body is called in motion. For example, हम लोग जाते हैं, जैसे हम लोग ट्रेन में ट्रेवल करते हैं, तो हम लोग अपनी सीट पर बैठे होते हैं, हमारे सामने एक व्यक्ति बैठा होता है। अब देखिए, हम भी बैठे हैं, हमारे सामने वाला भी बैठा हुआ है। अगर हम खिड़की से बाहर देखें और प्लेटफॉर्म पर देखें, या अगल बगल कोई चीज, उसके पेड़ पौधे खड़े हों, तो जब हमारे सामने वाले के रिस्पेक्ट में हम देखेंगे तो हम किस में हैं? रेस्ट में हैं। या हमारे रिस्पेक्ट में वो किस में है? रेस्ट में। क्यों? क्योंकि हम दोनों के पोजीशन में, हम दोनों के बीच की डिस्टेंस में कोई चेंजिंग नहीं हो रही है, इसलिए हम दोनों किस में हो गए? रेस्ट में। ठीक है, बट अगर गैलरी में से कोई गुजर रहा हो, उसी समय ट्रेन की गली में से कोई गुजर रहा हो, पास हो रहा हो, तो हमारे रिस्पेक्ट में वो क्या हो गया? मोशन में। क्यों? क्योंकि हमारे रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन क्या हो रही है? चेंज हो रही है, हमसे डिस्टेंस उसकी क्या हो रही है? चेंज हो रही है, इसलिए वो किस में हो जाएगा? मोशन में हो जाएगा। अगर कोई प्लेटफॉर्म पर खड़ा हो, ट्रेन गुजर रही हो और हम उसमें बैठे हो, तो उसके रिस्पेक्ट में हम क्या है? मोशन में। बट सामने वाला जो हमारी सीट पर बैठा हुआ है, उसके रिस्पेक्ट में हम क्या है? रेस्ट में है। ठीक है, तो ये रेस्ट और मोशन का क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल हो जाएगा। चलिए, रेस्ट और मोशन के बाद हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक। देखिए, जो कोऑर्डिनेट एक्सिस आपने अभी तक पढ़ा है, वो कोऑर्डिनेट एक्सिस अभी तक आपने 2 पढ़े हैं। कोऑर्डिनेट एक्सिस कितना पढ़ा है आपने?
दो पढ़ा है, और वो आपने पढ़ा है एक एक्स एक्सिस पढ़ा है, दूसरा वाई एक्सिस पढ़ा है, ठीक है, दो कोऑर्डिनेट, और इसे क्या कहते हैं हम, ओरिजिन कहते हैं वो। अब आप एक थर्ड कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे जिसे हम कहेंगे जेड एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और ये क्या हो गया, जेड एक्सिस हो गया। कभी कभी हम क्या करते हैं कि यहाँ वाई एक्सिस भी ले सकते हैं, यहाँ जेड एक्सिस भी ले सकते हैं, और यहाँ एक्स एक्सिस ले सकते हैं, ठीक है। इसको आप रोटेट कर सकते हैं, एक्स वाई जेड किसी को भी मान सकते हैं। तो देखिए अगर आपके पास ये वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, तो ये क्या हो गया, कोऑर्डिनेट एक्सिस, और ये क्या हो गया, ओरिजिन हो गया, ठीक है। जो एक्स एक्सिस होता है, चाहे इसको एक्स माने चाहे जेड माने, ये जो है हमेशा इस वाई जेड जो प्लेन है उसकी ऐसे परपेंडिकुलर होता है, ये ऐसे होता है। बट हम ऐसी लाइन ब्लैक बोर्ड पर नहीं खींच सकते, व्हाइट बोर्ड पर नहीं खींच सकते, इसलिए हमने इसको इधर दिखा दिया है, ठीक है। तो ये तीनों क्या हो गए, एक्सिस हो गए। इसे हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं, और इस प्लेन को क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन कहते हैं, ठीक है। तो हमारा अगला देखिए, कोऑर्डिनेट एक्सिस के अकॉर्डिंग मोशन कितने टाइप का होता है। कोऑर्डिनेट एक्सिस के अकॉर्डिंग जो मोशन होता है वो 3 टाइप का होता है। कोऑर्डिनेट एक्सिस के अकॉर्डिंग जो मोशन होता है वो कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है, जिसमें से पहला जो है वो है 1 डायमेंशनल मोशन। कौन सा मोशन, 1 डायमेंशनल मोशन। चलिए 1 डायमेंशनल मोशन क्या होता है भाई, अगर किसी बॉडी के मोशन को डिफाइन करने के लिए, उसकी पोजीशन को फाइंड करने के लिए, कितनी डिस्टेंस वो कवर किया हुआ है, कहां पर है वो फाइंड करने के लिए केवल तीनों एक्सिस में से केवल एक एक्सिस की आवश्यकता पड़े, तो उस मोशन को हम 1 डायमेंशनल मोशन कहते हैं, ठीक है। यानी इफ वी फाइंड द पोजीशन ऑफ द बॉडी, ठीक है, वी यूज ओनली वन coordinate axis, only one axis, then the motion is called the 1 dimensional motion, ठीक है। तो 1 डायमेंशनल मोशन में का एग्जांपल जैसे मान लीजिए एक स्ट्रेट रोड हो और इस स्ट्रेट रोड पर कोई बस ट्रेवल कर रही हो, तो कैसा मोशन करेगी, 1 डायमेंशनल मोशन करेगी, क्योंकि स्ट्रेट मोशन कर रही है और स्ट्रेट मोशन में एक ही एक्सिस की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए वो क्या हो गया भाई, 1 डायमेंशनल मोशन हो गया। किसी स्ट्रेट ट्रैक पर कोई ट्रेन मूव कर रही हो, किसी स्ट्रेट ट्रैक पर क्या मोशन कर रहा हो, कोई ट्रेन मोशन कर रहा हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्ट्रेट लाइन मोशन कहेंगे, ठीक है। अब दूसरा देखिए क्या है, दूसरा है 2 डायमेंशनल मोशन। कौन सा मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन। 2 डायमेंशनल मोशन क्या होता है, अगर किसी बॉडी के मोशन को, कोई बॉडी मोशन में हो और उसके पोजीशन को डिफाइन करने के लिए हमें 2 कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़े, 2 ऐसे, ठीक है, एक यहां से और एक यहां से, तो वो मोशन कैसा हो गया, 2 डायमेंशनल मोशन हो गया। या इन अदर वर्ड्स, इफ ये बॉडी मूव इन ए प्लेन, किसी प्लेन में, किसी फील्ड में मोशन कर रहा हो, फील्ड में या प्लेन में, फर्श पर मोशन कर रहा हो, तो उसे क्या कहेंगे, 2 डायमेंशनल मोशन कहेंगे। अब फर्श पर मोशन करेगा तो क्या कहेंगे उसे, 2 डायमेंशनल। किसी फील्ड में, जैसे कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई फुटबॉल खेल रहा है, या कोई और कोई चीज खेल रहा है, तो वो कैसा मोशन है, 2 डायमेंशनल मोशन है, क्योंकि उसमें 2 एक्सिस की जरूरत पड़ेगी उसके पोजीशन को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। अगला देखिए 3 डायमेंशनल मोशन होता है, 3 डायमेंशनल मोशन। 3 डायमेंशनल मोशन में हम क्या करते हैं, 3 डायमेंशनल मोशन में हम ऐसा मोशन जिसमें तीनों कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ जाए, एक्स वाई और जेड तीनों की जरूरत पड़ जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, 3 डायमेंशनल मोशन कहेंगे। 3 डायमेंशनल मोशन का एग्जांपल जैसे मान लीजिए कोई मच्छर उड़ रहा हो कमरे में, तो मच्छर उड़ेगा तो वो एयर में उड़ेगा, तो जब कोई बड़ी स्पेस में मोशन करती है, एरोप्लेन हो गया, काइट हो गया, मॉस्किटो हो गया, तो उसे हम क्या कहेंगे, 3 डायमेंशनल मोशन कहेंगे। तो 3 डायमेंशनल मोशन में हमें 3 एक्सिस की जरूरत पड़ती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, 3 डायमेंशनल मोशन कहते हैं, ठीक है। तो 3 डायमेंशनल मोशन इस तरह से ये हो जाएगा, ठीक है। अब हम किसी बॉडी के जो मोशंस होते हैं, उन मोशंस को हम 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं। 2 कैटेगरी कौन सी मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन और कौन सा मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा कौन सा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये 2 टाइप के मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखिए यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन वो मोशन होता है जिसमें कोई बॉडी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है। इफ ए बॉडी कवर्स
equal distance in equal interval of time, then the motion is called uniform motion. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ए से बी की डिस्टेंस है और ये 30 किलोमीटर है, ये भी 30 किलोमीटर है, ये भी 30 किलोमीटर है और ये भी क्या है 30 किलोमीटर। इसको 15 मिनट में, इसको भी 15 मिनट में, इसको भी 15 मिनट में और इसको भी 15 मिनट में वो कवर करता है। हर डिस्टेंस कितने मिनट में कवर करता है? 15 मिनट में कवर करता है। तो इस मोशन को हम क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। ठीक है, तो इफ ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। दूसरा देखिए, दूसरा आपका क्या है? अगर मान लीजिए कि ये डिस्टेंस अनइक्वल हो जाए, ये 30 है, ये 35 हो जाए, ये 40 हो जाए, ये 25 हो जाए, इसको कवर करने में 15 मिनट 15 मिनट 15 मिनट 15 मिनट। तो देखिए अब डिस्टेंस क्या हो गई? अनइक्वल, और टाइम क्या हो गया? इक्वल। तो इफ ये बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द मोशन इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कब? जब वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगा या इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल टाइम में कवर करेगा, तो भी वो क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। यानी चाहे वो डिस्टेंस अनइक्वल हो या टाइम अनइक्वल हो, तो क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। इसके अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्पीड और वेलोसिटी के बारे में।